आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसे हिंदी में आप लोग दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन के नाम से जानते हैं। और मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूं कि इस तरह के जो संगठन हैं, जो संस्थान हैं, उनके बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में हर साल इस तरह के संगठनों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे फिर आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यानी कि यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या बहुत सारे वनडे एग्जाम होते रहते हैं उनकी तैयारी कर रहे हो। और एक काम किया करिएगा, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर और सिलेबस उठा के देख लीजिए, आपको मालूम भी चल जाएगा। आज हम लोग आसियान के बारे में विस्तार से बात करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को इसका पूरा नाम याद रखना है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के नाम से जानते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। आसियान का आदर्श वाक्य क्या है? वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। 8 अगस्त को आप लोग आसियान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसका अगर हेडक्वार्टर देखें तो इंडोनेशिया की जो राजधानी जकार्ता है ना, वहां इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसकी स्थापना कब होती है? 8 अगस्त 1967 में। कहाँ इसका हेडक्वार्टर? जकार्ता, इंडोनेशिया में। देखिए, इसके मेंबरों की बात करें तो म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और लाओस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस, ये सभी इसके 10 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? 10 मेंबर हैं। यहाँ आपको देखने को मिलेंगे ये सब। ये हमारा प्यारा भारत आपको देखने को मिलेगा। म्यांमार से तो हमारी सीमा ही लगती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की। मेंबर याद रख लीजिए, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। भारत इसमें शामिल नहीं है। आसियान की उत्पत्ति की अगर हम लोग बात करें तो 1967 में आसियान घोषणा पत्र, बैंकॉक घोषणा पर संस्थापक राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षर करने के साथ आसियान की स्थापना हुई। आसियान के संस्थापक राष्ट्रों में आप देखिए इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड थे। 1990 के दशक में, वर्ष 1975 में वियतनाम युद्ध के अंत और वर्ष 1991 में शीत युद्ध के बाद क्षेत्र में बदलती परिस्थितियों के बाद सदस्यता दुगनी हो गई थी। ब्रुनई 1984, वियतनाम 1995, लाओस और म्यांमार 1997, कंबोडिया 1999 में सदस्य राष्ट्रों में शामिल हो गए थे। 1995 दक्षिण पूर्वी एशिया को परमाणु मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए सदस्यों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 1997 में आसियान विजन 2020 को अपनाया गया। 2003 में आसियान समुदाय की स्थापना के लिए बाली कॉनकॉर्ड द्वितीय, और 2007 में सीबू घोषणा। 2015 तक आसियान समुदाय की स्थापना में तेजी लाने के लिए 2008 में आप देखिए आसियान चार्टर लागू हुआ और कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता हुआ। 2015 में आसियान समुदाय का शुभारंभ हुआ। और आसियान समुदाय में 3 स्तंभ शामिल हैं। एक तो आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय, दूसरा आसियान आर्थिक समुदाय और तीसरा आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। अगर हम लोग इसके उद्देश्य की बात करें तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के समृद्ध और शांतिपूर्ण समुदाय के लिए आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने हेतु न्याय और कानून के शासन के लिए सम्मान तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के पालन के माध्यम से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना, आर्थिक और सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में सामान्य हित के मामलों पर सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना, कृषि और उद्योगों के अधिक उपयोग, व्यापार विस्तार, परिवहन और संचार सुविधाओं में सुधार और लोगों के जीवन स्तर सुधार में अधिक प्रभावी ढंग से सहयोग करने के लिए, दक्षिण पूर्वी एशियाई अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ घनिष्ठ और लाभप्रद सहयोग बनाए रखने के लिए, ये सभी इसके उद्देश्य हैं। नोट कर लीजिए अगर करना हो तो। वर्ष 1976 की दक्षिण पूर्व एशिया एमेटी और सहयोग संधि में आसियान के निम्नलिखित मूलभूत सिद्धांत सम्मिलित हैं। इसमें आप देखिए स्वतंत्रता, संप्रभुता, समानता, क्षेत्रीय अखंडता और सभी देशों की राष्ट्रीय पहचान के लिए पारस्परिक सम्मान, बाहरी हस्तक्षेप या जबरदस्ती से मुक्त अपनी राष्ट्रीय अस्तित्व का नेतृत्व करने का प्रत्येक राष्ट्र का अधिकार, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना और शांतिपूर्ण तरीके से मतभेद या फिर विवादों का निपटारा, शांतिपूर्ण उपयोग अथवा उपयोग करने की चेतावनी का त्याग, आपस में प्रभावी सहयोग,
संस्था तंत्र की बात करें तो सदस्य देशों के अंग्रेजी नामों के वर्णानुक्रम के आधार पर आसियान की अध्यक्षता प्रतिवर्ष परिवर्तित होती रहती है। आसियान शिखर सम्मेलन की बात करें तो आसियान की सर्वोच्च नीति बनाने वाली संस्था शिखर सम्मेलन आसियान की नीतियों और उद्देश्यों के लिए दिशा निर्धारित करती है। चार्टर के तहत शिखर सम्मेलन एक वर्ष में 2 बार होता है। और आसियान के मंत्रालयिक परिषद की बात करें तो शिखर सम्मेलन को समर्थन देने के लिए 4 महत्वपूर्ण नए मंत्रालयिक निकाय स्थापित किए गए। आसियान समन्वय परिषद ACC, आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय परिषद, आसियान आर्थिक समुदाय परिषद, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय परिषद। निर्णय लेने की बात करें तो आसियान में निर्णय लेने की का प्राथमिक तरीका परामर्श और सहमति है। हालांकि चार्टर आसियान के 5 की कितने हालांकि चार्टर आसियान 10 के सिद्धांत को सुनिश्चित करता है। इसका अर्थ है कि यदि सभी सदस्य राष्ट्र सहमति में हैं तो भागीदारी के लिए एक सूत्र का उपयोग किया जा सकता है ताकि जो सदस्य तैयार हो वे आगे बढ़ सकें, जबकि वे सदस्य जिन्हें क्रियान्वयन के लिए अधिक समय की आवश्यकता हो एक समय रेखा लागू कर सकते हैं। और आसियान के नेतृत्व वाले मंच अगर हम देखें तो आसियान क्षेत्रीय मंच ARF 1993 में शुरू किया गया 27 सदस्यीय बहुपक्षीय समूह क्षेत्रीय विश्वास निर्माण और निवारक कूटनीति में योगदान करने की राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग हेतु विकसित किया गया था। आसियान +3 तो 1997 में शुरू किया गया परामर्श समूह आसियान के 10 सदस्यों चीन, जापान और दक्षिण कोरिया को एक साथ लाता है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन EAS यह पहली बार 2005 में आयोजित हुआ था। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देना। आमतौर पर आसियान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, रूस, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष इसमें भाग लेते हैं। आसियान एजेंडा से सेटर के रूप में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक ADMM+ बैठक तो ADMM+ क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास के लिए सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए आसियान और उसके 8 संवाद भागीदारों के लिए एक मंच है। ADMM+ देशों में 10 आसियान सदस्य राज्य और 8+ देश में आप देखिए ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, ROK रूसी संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका है। पहला ADMM+ 2010 में वियतनाम के हनोई में आयोजित किया गया था। अगर हम लोग इसकी शक्तियों और अवसर की बात करें तो एकल रूप से अपने सदस्यों की तुलना में आसियान एशिया प्रशांत व्यापार, राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों को अधिक प्रभावित करता है। और जनसंख्या की बात करें तो 1 जुलाई 2019 तक आसियान की जनसंख्या लगभग 655 मिलियन विश्व जनसंख्या का 8.5% है। आर्थिक परिदृश्य की अगर हम लोग बात करें तो विनिर्माण और व्यापार का प्रमुख वैश्विक केंद्र दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते उपभोक्ता बाजारों में से एक है। दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2050 तक इसे 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में रैंक करने का अनुमान है। आसियान के पास चीन और भारत के बाद दुनिया की 3री सबसे बड़ी श्रम शक्ति है। मुक्त व्यापार समझौते FTA तो आसियान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार क्षेत्र, आसियान चीन मुक्त व्यापार क्षेत्र, आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र, आसियान जापान मुक्त व्यापार क्षेत्र, आसियान कोरिया गणराज्य मुक्त व्यापार क्षेत्र, आसियान हांगकांग चीन मुक्त व्यापार क्षेत्र, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी। और देखिए साझा चुनौतियों से निपटने के लिए आसियान ने जरूरी मानदंडों का निर्माण करके और तटस्थ वातावरण को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान दिया है। और चुनौतियों की अगर हम लोग बात करें तो एकल बाजारों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में क्षेत्रीय असंतुलन, आसियान सदस्य राष्ट्रों के बीच अमीरी और गरीबी का अंतर बहुत ज्यादा है तथा आय असमानता भी अधिक है। सिंगापुर में प्रति व्यक्ति GDP सबसे अधिक है, लगभग $53,000 2016 के हिसाब से, जबकि कंबोडिया की प्रति व्यक्ति GDP $1,300 से भी कम है। कम विकसित देशों को क्षेत्रीय योजनाओं, प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है और सदस्य राष्ट्रों की राजनीतिक प्रणाली अलग अलग यथा लोकतंत्र, कम्युनिस्ट और सत्तावादी है। दक्षिण चीन सागर संगठन में आप देखते हैं कि दरार पैदा करने वाला मुख्य मुद्दा भी है। आसियान को मानव अधिकारों के प्रमुख मुद्दों पर विभाजित किया गया है। उदाहरण के लिए रोहिंग्याओं के खिलाफ म्यांमार में दरार, चीन के संबंध में एक एकीकृत दृष्टिकोण पर बातचीत करने में असमर्थता, विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर में इसके व्यापक समुद्री दावों के जवाब में। आम सहमति पर अत्यधिक बल मुख्य दोष है। कठिन समस्याओं का सामना करने के बजाय टाल दिया जाता है। सहमति को लागू करने के लिए कोई केंद्रीय तंत्र नहीं है। ये सब चिंताएं हैं, एक तरह से समस्याएं हैं इसमें। और अक्षम विवाद निपटान तंत्र, चाहे आर्थिक हो या फिर राजनीतिक।
अगर हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें आसियान को, तो आसियान के साथ भारत का संबंध उसकी विदेश नीति और एक्ट ईस्ट पॉलिसी की नींव का एक प्रमुख स्तंभ है। भारत के पास जकार्ता में आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के लिए एक अलग अलग मिशन है। भारत और आसियान में पहले से ही 25 साल की डायलॉग पार्टनरशिप, 15 साल की समिट लेवल इंटरेक्शन और 5 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। आर्थिक सहयोग की अगर हम लोग बात करें, तो आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। आसियान के साथ भारत का अनुमानित व्यापार भारत के कुल व्यापार का लगभग 10.6% है। भारत के कुल निर्यात का आसियान से निर्यात लगभग 11.28% है। और देखिए, निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। भारत और आसियान देशों के निजी क्षेत्र के प्रमुख उद्यमियों को एक मंच पर लाने के लिए 2003 में एशियन इंडिया बिजनेस काउंसिल AIBC की स्थापना की गई थी। और सामाजिक सांस्कृतिक सहयोग की अगर हम लोग बात करें, तो आप देखिए, आसियान के साथ पीपल टू पीपल इंटरेक्शन को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम जैसे भारत में आसियान छात्रों को आमंत्रित करना, आसियान राजनयिकों के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, सांसदों का आदान प्रदान करना। निधियों की बात करें तो आसियान देशों को निम्नलिखित निधियों से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आसियान भारत सहयोग परिषद, आसियान भारत S&T साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कोष, आसियान भारत ग्रीन फंड। दिल्ली घोषणा, तो आसियान भारत रणनीतिक साझेदारी के तहत सहयोग के प्रमुख क्षेत्र के रूप में समुद्री डोमेन में सहयोग करना। दिल्ली संवाद, तो आसियान और भारत के बीच राजनीतिक सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिए वार्षिक ट्रक 1.5 कार्यक्रम। आसियान भारत के अंदर, तो AIC भारत और आसियान में संगठनों और थिंक टैंकों के साथ नीति अनुसंधान, रक्षा तथा नेटवर्किंग गतिविधियों को शुरू करने के लिए। और ये आप देखिए, राजनीतिक सुरक्षा सहयोग, तो भारत आसियान को अपने सभी क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के इंडो पैसिफिक विजन के केंद्र में रखता है। भारत के लिए आसियान का महत्व क्या है, क्यों जरूरी है? तो भारत को आर्थिक और सुरक्षा कारणों से आसियान देशों के साथ घनिष्ठ राजनयिक संबंधों की आवश्यकता है। आसियान देशों के साथ संपर्क भारत को इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति में सुधार करने में मदद कर सकता है। कनेक्टिविटी परियोजना पूर्वोत्तर भारत को केंद्र में रखती है और जिससे पूर्वोत्तर राज्यों की आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित होती है। आसियान देशों के साथ बेहतर व्यापार संबंधों का मतलब होगा कि चीन की मौजूदगी का प्रतीकार तथा क्षेत्र में और भारत के लिए आर्थिक वृद्धि और विकास। आसियान भारत प्रशांत में नियम आधारित सुरक्षा वास्तुकला में एक केंद्रीकृत स्थिति रखता है, जो भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका अधिकांश व्यापार समुद्री सुरक्षा पर निर्भर है। पूर्वोत्तर में उग्रवाद और आतंकवाद का मुकाबला करने, कर की चोरी आदि से बचने के लिए आसियान देशों के साथ सहयोग आवश्यक है। और बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक के बारे में सुने हैं ना, तो इसके बारे में जान लीजिए। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है। इसके सदस्य राष्ट्र बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और सीमावर्ती क्षेत्रों में हैं, जो क्षेत्रीय एकता का निर्माण करते हैं। और इसमें 7 देशों में से आप देखिए 5 दक्षिण एशिया के हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका। तो आसियान के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा अपने पास, क्वेश्चंस पूछ लेता है। ठीक है, कोई मेरे लिए सुझाव हो, सवाल हो तो बता सकते हैं। बाकी किसी और संगठन के बारे में बात करनी हो तो बता दीजिएगा। और एक लाइन से हम लोग बात कर ही रहे हैं, महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है ना, उसे जाकर आप लोग देख सकते हैं, उसमें सभी क्लासें आपको मिल जाएंगी। धन्यवाद।